हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में, पर्सनालिटी के पहले के वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर, यहाँ पर थेरीज पर चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व के यहाँ पे मैंने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे हुए हैं। यहाँ पे दोनों ही सिगमंड फ्रायड के हैं। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड का पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पे ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के संबंध में ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि जो हमारा मन होता है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और हमारे मन की तीन अवस्थाएं होती हैं। यानी सिगमंड फ्रायड ने मन के विश्लेषण के आधार पर मन की तीन अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कॉन्शियस अवस्था में जो व्यवहार करता है तो उस पर उसके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। इनका ऐसा मानना था कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो एक प्रकार से पानी से भरे हुए ग्लास में तैरते हुए एक बर्फ़ के टुकड़े के समान होता है। आपने देखा होगा कि जब एक ग्लास पानी में हम कोई आइस क्यूब डालते हैं तो वो आधा पानी के ऊपर दिखाई देता है और आधा पानी के अंदर होता है। इन्होंने सेम यही बोला है कि जो पर्सनालिटी, हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जितना वो बाहर से दिखाई देता है वो उतना ही अंदर से होता है। यानी हमारे व्यवहार पर या हमारे व्यक्तित्व पर हमारे मन की तीनों अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन अवस्थाएं थी कौन कौन सी, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मन की तीन अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? इदम, इसको इंग्लिश में इड बोलते हैं और हिंदी में अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? अहम, इंग्लिश में इसको हम ईगो बोलेंगे और हिंदी में चेतन या कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है परा अहम यानी सुपर ईगो और इसे हम हिंदी में अर्ध चेतन या सब कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने जो डिफाइन किया है, उन्होंने ये कहा कि शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में हम में क्या पाया जाता है? इदम पाया जाता है। इन्होंने कहा जो इदम होता है, इदम के अंतर्गत हमारी मूल प्रवृत्तियां या अतृप्त इच्छाएं आती हैं, यानी ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हुई हो या हमारी मूल प्रवृत्तियां आती हैं। तो फ्रायड ने कहा कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां या अतृप्त इच्छाएं यानी जो हमारा इदम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो तत्काल सुख की इच्छा करता है, यानी तत्काल सेटिस्फैक्शन चाहता है। भविष्य के परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आपने सब बहुत छोटे बच्चे को देखा होगा कि अगर उसको चॉकलेट खानी है तो वो तब तक जिद करता रहता है जब तक उसे वो चीज़ मिल नहीं जाती। उसकी कंडीशन में भले उसकी पिटाई हो जाए, उसको मार पड़ जाए या वो बहुत देर तक रोता रहे, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब उसे वो चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे फ्रायड ने कहा कि जो हमारा इदम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो तत्काल सुख चाहता है, तत्काल संतोष चाहता है। उसमें किसी प्रकार का जो विलंब होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दूसरे नंबर पर क्या आता है? अहम आता है, यानी हम में अहम का विकास यानी ईगो हमारा डेवलप होने लगता है। और इन्होंने कहा कि जो अहम का संबंध होता है वो जीवन की वास्तविकता से होता है, यानी हम अपनी लाइफ की रियलिटी को समझने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, हमारी जीवन कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। यानी जीवन की वास्तविकता का जो ज्ञान होता है वो हमको कहाँ से, किस अवस्था में मिलता है? अहम। और यही वो स्टेज है जो हमारे इदम को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आता है? परा अहम आता है। पराना अहम सबसे उच्च स्तर पर आता है और इसमें हमारे सामाजिक व नैतिक मूल्य आते हैं, यानी धर्म, समाज व नैतिक या मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है वो हमारा परा अहम के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इन तीनों थियरीज को देखें या तीनों अवस्थाओं को देखते, तो अगर आप में इदम बहुत ज़्यादा है तो भी आप सोसाइटी के साथ सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। अगर आप में परा अहम बहुत ज़्यादा है
तो आप केवल समाज और नैतिकता के हिसाब से जीवन अपना जी नहीं पाएंगे। यानी जो सबसे ज़रूरी हमारा है वो क्या है, अहम, यानी ईगो का केंद्रित होना, यानी हमारा जो अहम है उसका सेंटर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा माना गया है कि जिन व्यक्तियों का जो अहम होता है वो केंद्रित या सक्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति अपने इदम को भी कंट्रोल कर लेते हैं और अपने परा अहम के बीच भी संतुलन बना लेते हैं। यानी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम जो करता है अहम करता है और व्यक्ति एक सामान्य सामाजिक जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का या बालक का जो इदम है वो बहुत स्ट्रांग है और उसका जो अहम है वो बहुत कमज़ोर है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों या इच्छाओं को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होता है और परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति उन्हें पूरा करने के लिए अनैतिक कार्यों को भी करना प्रारंभ कर देता है और यहीं से उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। यानी फ्रायड का ऐसा मानना था कि कोई बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है, हमारी जो मन की अवस्था होती है वो उसे अपराधी बनाती है, जिसके लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको माना है, इदम को। इन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का जो इदम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और जो अहम होता है वो केंद्रित नहीं होता है, यानी बहुत कमज़ोर होता है, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाता है और फिर वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि व्यक्ति भविष्य के परिणाम को सोचता ही नहीं है और उन्हें पूरा करने के लिए अनैतिक कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है और यहीं से उसमें अपराध प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के संबंध में सिगमंड फ्रायड ने एक और थियरी आपकी दी थी, जिसे फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने लिबिडो को बहुत प्रमुख स्थान दिया है। एक्चुअली लिबिडो का अर्थ होता है लैंगिक ऊर्जा, यानी हमारे व्यक्तित्व पर हमारी लैंगिक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लिबिडो कहते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व में लिबिडो को प्रमुख स्थान देते हुए 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं मानी, यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में सिगमंड फ्रायड ने 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं की व्याख्या की है। इसमें से जो पहली अवस्था है वो है आपकी मुखावस्था, ओरल स्टेज। आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 साल तक, 0 से 1 साल तक होता है, तो उसका जो लैंगिक ऊर्जा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, मुख होता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे को सकिंग करने में, काटने में, चूसने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये आपकी क्या होती है, मुखावस्था होती है। दूसरे नंबर पर आपका आता है गुदावस्था। ये करीब 1 साल से लेकर के जो आपकी है वो 3 साल तक चलती रहती है। गुदा अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा लैंगिक ऊर्जा का जो सेंटर होता है वो गुदा होता है। ऐसे में बच्चे को क्या होता है कि मलमूत्र त्याग करने में बहुत सुख मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये आपका क्या है, गुदा अवस्था है। तीसरी जो हमारी अवस्था है वो है शेषना अवस्था। ये आपका करीब 4 से लेकर के 6 वर्ष तक हमें दिखाई देती है शेषना अवस्था, यानी फैलिक स्टेज हम इसको बोलते हैं, और इसको लिंग प्रधाना अवस्था भी कहा जाता है। शेषना अवस्था में जो आपका लैंगिक ऊर्जा का जो सेंटर होता है वो बच्चे का लिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसमें जो जो पुत्र होता है वो अपने पिता से डरता है, उसको लगता है कि ये मेरा लिंग कटवा देंगे, इसलिए उसका जो आकर्षण होता है अपनी माँ की तरफ होता है, और जो पुत्री होती है वो अपनी माँ से भय खाती है और उसका आकर्षण अपने पिता की ओर होता है। इसे हम लिंग प्रधानावस्था भी कहते हैं। और मनोविज्ञान की भाषा में आपने सुना होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि पुत्र का अपनी माता के प्रति जो स्नेह या आकर्षण होता है वो आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये ग्लैंड हमारी होती है, तो जो पुत्र होता है जब पिता से डरता है तो वो अपनी माता के प्रति बहुत आकर्षित रहता है, जिसे हम लोग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और पुत्री क्या होती है, अपनी माता से घृणा करती है और अपने पिता के प्रति बहुत आकर्षित होती है, जिसे इलेक्ट्रा ग्लैंड या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
हमारी जो चौथी अवस्था है वो है आपकी अव्यक्ता अवस्था, इसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है कि बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। करीब 6-7 साल से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था से लेकर के 12 वर्ष तक की 11 या 12 वर्ष की अवस्था तक हमें ये स्टेज देखने को मिलती है, लेटेंसी स्टेज। इस अवस्था को सुप्ता अवस्था इसलिए कहा गया है कि इसमें काम प्रवृत्ति के प्रति कोई भी आकर्षण बच्चों में नहीं होता, यानी काम प्रवृत्ति इस अवस्था में बिल्कुल शून्य होती है, सुप्ता अवस्था के स्टेज में होती है। जो लड़के होते हैं वो केवल लड़कों के साथ ही बातचीत करना खेलना पसंद करते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ ही बातचीत करना या खेलना पसंद करती हैं। ठीक है, इसके बाद चौथी जो हमारी होती है वो जननेंद्रिय अवस्था है, जो कि किशोरावस्था में यानी 13 वर्ष से लेकर के आपकी वयस्का अवस्था तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो बालक होते हैं उनके शारीरिक विकास में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनमें काम प्रवृत्ति जैसी भावनाएं विकसित होने लगती हैं। तो ये थी आपकी सिगमंड फ्रायड की 2 थ्योरीज पर्सनैलिटी के संदर्भ में। पहली थी आपकी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और दूसरा है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें।